हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। आज हम इन्वायरमेंट के पोल्यूशन टॉपिक से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड होंगे इन टॉपिक्स के ऊपर, राइट। सो द आइडिया इज़ टू मेक योर रिवाइज द एयर पोल्यूशन पार्ट ऑफ द सिलेबस। ठीक है, सो वो जो आपका पार्ट है एक तरह से उसकी रिविजन है आज का हमारा प्रीमिक्स का सेशन। पहला क्वेश्चन पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स के बारे में है, जिनको हम पीएम या पार्टिकुलेट मैटर या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर या एरोसोल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सभी रेफर करते हैं पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स को ही। आपको बताना है दी हुई स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, राइट। सो पहली स्टेटमेंट है दे आर प्रेजेंट इन वेहिकुलर emissions. Their effect on human health is independent of their particulate size. They may be composed of living organisms, right? So हमारे पास ये 3 statements हैं और ये options हैं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स सही है या तीनों की तीनों ही सही हैं, एंड यू कैन मार्क योर आंसर। यहाँ पे आप अपना जो वीडियो है उसको पॉज कर सकते हैं सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू रिविजिट द कॉन्सेप्ट्स एंड मार्क द आंसर। एनीवेज द करेक्ट आंसर इज 1 and 3। अब देखो जो वेहिकुलर एमिशंस में प्रेजेंट होते हैं पार्टिकुलेट मैटर जो है इसका सोर्स एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। नेचुरल की जब हम बात करते हैं ना तो वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ऑल ऑफ दैट, राइट। तो वेहिकुलर एमिशंस हमारा जो है एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट में आता है। वेहिकुलर एमिशंस में हमारे पास सिंपल जो ऑर्गेनिक मैटर है वो हो सकता है या SO2 NOx एक्सेट्रा हो सकते हैं। अब दूसरी स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि जो इनका साइज़ है वो डिटरमाइन करेगा कि इनका ह्यूमंस के ऊपर कितना इफ़ेक्ट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऐसे पार्टिकल्स की बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल PM10 या PM2.5, इनको कोर्स पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है, इसे फाइन पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। और सबसे ख़तरनाक PM2.5 को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इनहेलेबल है। जो बड़े पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, आपके नोज़ में ही ट्रैप हो जाएंगे, बेसिकली आपके अंदर नहीं पहुंचेंगे बिकॉज दे आर बिग इनफ फॉर द बॉडीज़ फिल्टरेशन मैकेनिज्म्स टू फिल्टर देम आउट। लेकिन जो छोटे होते हैं PM10 और PM2.5, ये आपके लंग्स में चले जाते हैं या आपके हार्ट में चले जाते हैं, कॉजिंग एज मैनी प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल, जैसे कि जो लंग प्रॉब्लम्स होती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एस्थमा, एज यू नो दे कैन कॉज एज बिग प्रॉब्लम एज लंग कैंसर। तो वो जो प्रॉब्लम है वो आपके फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा कॉज करते हैं। सो इस वजह से जो साइज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका इफेक्ट कितना होगा ह्यूमन हेल्थ पे और कितना नहीं होगा। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे इनमें बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा भी हो सकते हैं, राइट। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी सही है, ओके। सो अगर हम और इसको थोड़ा एलैबोरेटली देखें तो सस्पेंशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक सॉलिड्स एंड लिक्विड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्लोटिंग इन द एयर और एटमॉस्फेयर आर रेफर टू एज पार्टिकुलेट पोल्यूशन। अब लाइक आई सेड कि इसको हम पार्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं, PM भी कहते हैं। इसके सोर्सेज नेचुरल हो सकते हैं या एंथ्रोपोजेनिक इज़ मैन मेड, राइट। तो दोनों ही सोर्सेज जो है पार्टिकुलेट मैटर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज बहुत ज़्यादा हो गए हैं और वो बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल है, इस वजह से दे आर अ कॉज ऑफ कंसर्न। अब अगर हम पार्टिकुलेट मैटर देखें डिफरेंट टाइप्स के, सो वी हैव PM10, राइट, वी हैव PM2.5, देन वी ऑल्सो हैव PM1 एंड PM नैनो। ठीक है, सो ये डिफरेंट तरह के हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर हैं। अब जैसे अगर आपसे ना ये पूछा जा सकता है कि 10 का क्या मतलब है। PM तो आपको पता चल गया कि पार्टिकुलेट मैटर है। 10 क्या है, जिनका जो ये पार्टिकल है इसका जो डायामीटर है दैट इज़ लेस देन 10 माइक्रोमीटर्स। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, 10 माइक्रोमीटर से कम है डायामीटर। ठीक है, डायामीटर इज़ दिस, तो इस पार्टिकल का जो डायामीटर है वो 10 माइक्रोमीटर से कम है। इसका जो डायामीटर है वो 2.5 से कम है, इसका 1 माइक्रोमीटर से कम है और इसका 1 नैनोमीटर से
से कम है। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ठीक है। जस्ट नोट डाउन कि 10 का क्या मतलब है, 2.5 का क्या मतलब है, क्योंकि वो भी एक पोटेंशियल प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद अगर हम कंपैरिजन करें ना, तो ह्यूमन हेयर जो है वो 70 माइक्रोमीटर का होता है अप्रॉक्सीमेटली, और जो PM10 है वो 10 माइक्रोमीटर से कम है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना छोटा है PM10, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन हेयर है वही कितना फाइन होता है, और PM10 उससे भी कितना ज़्यादा छोटा है, तो PM2.5 तो और भी ज़्यादा छोटा हो गया। सो दिस इज़ जस्ट फॉर कंपैरिजन, ठीक है। इसमें एज सच आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपको पता चले कि कितना ज़्यादा छोटा है और कितना ईजीली इनहेलेबल है, और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको सिर्फ उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आएंगे। Now moving on to the next question. Next question is regarding acid rain. अब एसिड रेन के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको अगेन बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट हैं। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर. It can lead to leaching of heavy metals into the supply of drinking water. Its likelihood decreases with the presence of particulate matter in the air. ठीक है, सो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है और कौन सी नहीं। तो ये आपको ऑप्शंस दी गई हैं। अगेन यू कैन मार्क योर आंसर, यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन मार्क योर आंसर, ठीक है। अगर आपको ऑटोमेटिकली आ रहा है तो अभी भी आप यू कैन कंटिन्यू विद द वीडियो। एनीवेज द करेक्ट आंसर इज़ 1 and 2, ठीक है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो तो बहुत ही बेसिक है कि एसिड रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र एंड नाइट्रोजन, जो कि पानी के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म होता है, सल्फ्यूरस एसिड होता है, सल्फ्यूरिक भी नहीं, तो बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म होता है। सो दैट कॉजेज़ एसिड रेन, ठीक है। अब देखो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होती है एसिड रेन, स्पेशली फॉर दी वेजिटेशन, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं सॉइल में उनको लीच आउट कर जाता है। फिर उसके बाद जो मिनरल्स होते हैं लीच सॉइल में, उनको कभी कभी ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई में वो चले जाते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ दैट। सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, बट द थर्ड प्रॉब्लम, वाई इज़ थर्ड स्टेटमेंट प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पार्टिकुलेट मैटर की वजह से इसका लाइक्लीहुड डिक्रीज हो रहा है। दैट इज़ सो रॉन्ग, बिकॉज पार्टिकुलेट मैटर ही तो इज़ कम्पोज्ड ऑफ दीज सल्फर डाइऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स विच आर देयर इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ एरोसोल्स एंड ऑल दैट। तो उसकी वजह से तो इसका लाइक्लीहुड इंक्रीज़ होना चाहिए, डिक्रीज़ तो नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट उल्टी है। अगर ये इंक्रीज़ होता यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट भी सही होती, और हमारा ऑप्शन 1, 2 and 3 जो अगर तब 1, 2 and 3 ऑप्शन होता और वो हमारा सही आंसर होता, राइट। सो एसिड रेन को एसिड डेपोजिशन भी कहते हैं। इट इंक्लूड्स एनी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इन दी एटमॉस्फेयर विद एसिडिक कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन भी रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल, स्लीट कुछ भी हो सकती है, सच एज सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड दैट फॉल्स टू द ग्राउंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन वेट और ड्राई फॉर्म्स, ठीक है। लाइक आई सेड, रेन, स्नो, फॉग, हेल, डस्ट, दैट इज एसिडिक। तो ये तभी होती है जब सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ये एटमॉस्फेयर में इमिट होते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में, ठीक है, एंड देन दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड दे आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय विंड एंड एयर करंट्स, राइट। दे रिएक्ट विद वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर केमिकल्स इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड्स, ठीक है। सो ये हमारे पास जो चीज़ है वो हमें पता है। उसके बाद ना नेचुरल सोर्सेज जैसे वॉल्केनोज, ठीक है, उससे भी स्मॉल पोर्शन ऑफ SO2 और NOx रिलीज़ होते हैं विच माइट कॉज एसिड रेन, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स से ही आती है या वेहिकुलर पोल्यूशन से ही आती है, राइट। मेजर सोर्सेज आपको पता ही है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, 2/3 of SO2 and 1/4 of NOx come from electric power generators, ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। व्हीकल्स एंड हैवी इक्विपमेंट, व्हीकल्स और हैवी इक्विपमेंट NOx ज़्यादा रिलीज़ करते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल रिफाइनरीज एंड अदर इंडस्ट्रीज़, ठीक है। विंड्स कैन ब्लो SO2 and NOx over long distances and across borders, making acid rain a problem from everyone and not just those who live क्लोज टू दीज सोर्सेज, ठीक है। सो ये नहीं है कि अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया के पास रहते हो तो एसिड रेन वहीं होगी, ठीक है, अगर आप थोड़ा दूर रहते हो तो वहाँ नहीं होगी, ये ऐसा नहीं होता है। इवन जो दूर रहते हैं लोग उनके लिए भी उतना ही प्रॉब्लमैटिक है जितना लोग उसके पास रहते हैं, राइट। सो ये इंडस्ट्रीज़ है, इससे SO2 NOx
रिलीज होता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, देन इट फॉल्स ऑफ, राइट। ओके, सो दिस इज़ दी पीएच स्केल। एंड जो हमारी एसिड रेन होती है उसका जो मोस्टली जो पीएच रहता है वो 4.3 के पास रहता है, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड इमिशंस कैन लीड टू, पहली ऑप्शन है करोजन ऑफ मेटल्स, राइट। दूसरी ऑप्शन है डिस्कलरेशन ऑफ बिल्डिंग, तीसरी है ग्लोबल वार्मिंग। अब आपको इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर मार्क करना है कि सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस इनमें से क्या करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। सो दीज आर दी ऑप्शंस। आप अपना वीडियो पॉज करिए और अपना आंसर मार्क करिए। सो द करेक्ट आंसर इज 1 and 2 ओनली। अब देखो, अभी हमने प्रीवियसली किया एसिड रेन, है ना। एसिड रेन सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस की वजह से होता है, और जब व्हेन इट फॉल्स ऑन सर्टेन मेटल्स इट कॉजेज ए करोजन, ठीक है, मेटालिक फॉर्म में वो करोजन करता है। तो ये ऑप्शन सही है। डिस्कलरेशन ऑफ बिल्डिंग भी करता है, बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन ओनली। जो स्टैचूज़ होते हैं, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनकी डिस्कलरेशन कॉज करती है ये जो एमिशंस हैं। ग्लोबल वार्मिंग गलत है, क्योंकि ग्लोबल कूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के एरोसोल्स, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट दी सनलाइट बैक इनटू द स्पेस, राइट। सो इसलिए जो हमारा आंसर है वो ए रहेगा। तो अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ें, सो इट इज़ अ कलरलेस गैस बट इट हैज़ अ पंजेंट ऑर्डर, कि अगर आप किसी रूम में हो जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है तो इतनी पंजेंट होती है कि आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इट इज़ हाईली इरिटेटिंग टू आई, स्किन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इनफैक्ट जब बहुत ज़्यादा आप इसे इनहेल कर लेते हो, सो लंग डैमेज इज़ वेरी मच लाइकली, स्पेशली अगर आप वनरेबल हो ऑलरेडी, इफ़ यू हैव एस्थमा और एनी अदर लंग प्रॉब्लम, तो और भी ज़्यादा एग्रवेट हो जाती है इनहेलेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के बाद। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड के अगर आप कॉन्टैक्ट में आ जाओ तो इट कैन एक्चुअली कॉज बर्न्स, राइट। Now, sulfur dioxide is known for its aggressiveness towards steel and other metal alloys, ठीक है। अब जब ये प्योर फॉर्म में होता है तब इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है, ठीक है। इट डज नॉट रिएक्ट स्ट्रांगली विद मेटल। इट कैन बी हाईली करोसिव व्हेन एक्सपोज टू द एटमोसफेयर, क्योंकि एटमोसफेयर में मॉइस्चर है, और मॉइस्चर के साथ जब ये रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट कैन फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड दैट इज़ हाईली करोसिव, लीडिंग टू एक्सेलरेटेड डिटीरियोरेशन ऑफ द स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो अब आइडियली तो सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस है तभी सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, और करोजन ऑफ मेटल्स या डिस्कलरेशन ऑफ बिल्डिंग्स या स्टील जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज होंगे, ठीक है। सो बेसिकली जो सल्फेट आयंस बनते हैं ना ऑन द सरफेस ऑफ मॉइस्चर लेयर, वो कॉन्ट्रीब्यूटर हैं सबसे ज़्यादा to the corrosion of the metallic surfaces. So basically they lead to accelerated corrosion, right? So this is how you get as sulfates in the atmosphere, ठीक है। So एक बार इसको pause करके देख लें, right? The next is carbon dioxide, एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो इनकरेक्ट है, राइट। इट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। दूसरी स्टेटमेंट है एन इंक्रीज इन इट्स अमाउंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओशन एसिडिफिकेशन। तो अब एक चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है कि इसमें आपसे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यू कैन अगेन पॉज योर वीडियो, थोड़ा सोचिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज़ डी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही है, राइट। ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है, और जितनी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ज़्यादा ओशन एसिडिफिकेशन भी होगी। अगेन बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर जिनकी हम बात कर रहे हैं, राइट। सो जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो कंट्रीब्यूट करती है अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को, और ये जो प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही कंट्रीब्यूट करती है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को। डायरेक्टली कैसे, कि जब लाइमस्टोन हीट होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, तो हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन जो है वो डायरेक्टली CO2 को रिलीज़ करती है, और क्योंकि आप जो किल्न है, ठीक है, उसको हीट करने के लिए आप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हो, तो वो इनडायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को रिलीज़ करती है, ठीक है। सो द डायरेक्ट एमिशंस ऑफ सीमेंट अकर थ्रू अ केमिकल प्रोसेस नोन एज कैल्सिनेशन, ठीक है। जब लाइमस्टोन इज़ हीटेड ब्रेकिंग डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2,
ठीक है। सो कैल्सिनेशन जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 50% ऑफ एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है एज फार एज सीमेंट प्रोडक्शन इज कंसर्न्ड। उसके बाद ओशन एसिडिफिकेशन, ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है जो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है, ओशन एटमॉस्फेयर सरफेस पे एक्सचेंज होता है। तो जितनी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ही ज़्यादा जो ओशंस हैं उसको अब्जॉर्ब करेंगे। सो अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो एंथ्रोपोजेनिक हो, इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द ओशन। ठीक है। इनिशियली साइंटिस्ट को लगा कि ये इको फ्रेंडली प्रोसेस है क्योंकि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में कम हो रही है ना, लेकिन एक लेवल के बाद ये डेट्रीमेंटल है फॉर द ओशंस, है ना, क्योंकि वाटर एसिडिक हो जाता है, उसका पीएच गिर जाता है, तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है, राइट। एंड इन द लास्ट 200 years ओशन वाटर हैज़ बिकम 30% मोर एसिडिक फास्टर देन एनी अदर नोन चेंज इन द ओशन केमिस्ट्री इन द लास्ट 50 million years, right? So consequences we all know. So ocean acidification increases the amount of energy needed by many small marine organisms in constructing their shells and structures, and they are very weak also. ठीक है, क्योंकि बहुत जगह पे एक तो वो बनाने मुश्किल हैं, उसके बाद वो वीक होते हैं, उसके बाद वो काफ़ी इजीली करोड हो जाते हैं, जिस वजह से उनकी जो रिप्रोडक्शन है, उनकी जो फिजियोलॉजी है, सब कुछ इम्पैक्ट होता है। ठीक है। सो ये एक बहुत ही एपरेंट इफ़ेक्ट है ओशन एसिडिफिकेशन का। सो यू कैन सी कि जैसे जैसे डिजॉल्व CO2 बढ़ता है, जो ओशन का pH है वो गिरता है। Then next is the presence of which of the following results in the formation of photochemical smog: नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलिन, फॉर्मेल्डिहाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, ये 4 चीज़ें हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी रिस्पॉन्सिबल हैं फोटोकेमिकल स्मॉग की फॉर्मेशन के लिए। सो अगेन ऑप्शन दी गई हैं, आप पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर जो है वो मार्क कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव। देखो फोटोकेमिकल स्मॉग जो है ये समर स्मॉग कहा जाता है, और ये जैसे जो हमारा दूसरा स्मॉग होता है क्लासिकल स्मॉग, या जिसको सल्फ्यूरस स्मॉग भी कहा जाता है, ये बेसिकली ठंडी जगहों पे होता है। एंड ये वहाँ पे होता है, जैसे लंदन स्मॉग भी कहते हैं इसे, क्योंकि वहाँ लंदन में क्या होता था कि बहुत सारे ना ये जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न किए जाते थे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, तो सल्फर डाइऑक्साइड बहुत रिलीज़ होता था, और वो ऑलरेडी ठंडी जगह है, वहाँ पे फॉग होता था, तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है या स्मोक और फॉग मिलके स्मॉग बनाते थे, तो इसलिए उसको क्लासिकल फॉग कहा जाता है। तो ये ठंडी जगहों पे होता है। लेकिन जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है ना, ये सनी एरियाज़ में होता है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, फोटो मतलब कि लाइट चाहिए इसको बनने के लिए, ठीक है। तो ये सनी एरियाज़ में होता है, समर स्मॉग भी कहते हैं, ड्राई जगहों पे ज़्यादा होता है, और ये इट रिक्वायर्स यूवी लाइट, है ना। तो यूवी लाइट चाहिए, जब वो NOx और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ कंबाइन करती है तो वी गेट फोटोकेमिकल स्मॉग। और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं वो बेसिकली हमें कहाँ से मिलते हैं, वेहिकुलर एमिशन से। वेरेज जो क्लासिकल स्मॉग है ये हमें मोस्टली SO2 यानी कि जहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फॉसिल फ्यूल्स बर्न किए जा रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग ना इट एक्चुअली गिव्स अ वेरी येलोइश ब्राउन हेज़, ठीक है। एंड समर डेज़ में होता है, ड्राई डेज़ में होता है, जब सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, और ये अर्बन एरियाज़ में होता है, जैसे लॉस एंजलिस, सिडनी, मेक्सिको एक्सेट्रा, न्यू दिल्ली, इसको लॉस एंजलिस स्मॉग भी कहा जाता है, जबकि इसको लंदन स्मॉग कहा जाता है जो क्लासिक है। इट नाइदर रिक्वायर्स स्मोक नॉर फॉग। इसमें बेसिकली NO2, ओजोन, टैन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग द एल्डिहाइड ग्रुप जैसे कि एक्रोलिन वगैरह, वो सब मिलके बनाते हैं इसे। और इनफैक्ट SO2 भी आप थोड़ा सा इसमें कॉम्पोनेंट हो सकता है। सो बेसिकली ऑल ऑफ दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है। सो ये आज के हमारे 5 क्वेश्चन से। आई होप आपका जो पोल्यूशन वाला टॉपिक था, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से, कुछ भी इसमें इतना टेक्निकल नहीं था, अगर आपने बहुत टाइम से रिवाइज नहीं भी किया हुआ है तो भी आपको ये क्वेश्चन ईजिली आ जाने चाहिए थे, राइट। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।